हेलो, जय जोहार एंड वेलकम टू कंपटीशन विंग पावर्ड बाय सचदेवा ग्रुप्स। आज ये हमारी पहली क्लास है जिसके माध्यम से हम सीजीपीएससी, व्यापम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर को कवर करेंगे। ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और जून माह से लेकर के कंटिन्यूअसली आपके अगले प्रीलिम्स और मेंस तक कंटिन्यू रहेगी। अभी फ़िलहाल हम 1 जून से लेकर के 15 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और ये आज हमारी पहली क्लास है। तो हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो करंट अफेयर जो राज्य से निकल के आया है वो है बेरोजगारी दर से संबंधित। छत्तीसगढ़ में मई के माह में बेरोजगारी दर जो बेरोजगारी दर्ज की गई थी वो मात्र 0.07% थी, जबकि इसी महीने में देश की जो बेरोजगारी दर थी वो 7.1% थी। अब ये आंकड़ा जो है ये किसी एग्जाम के लिए तत्कालिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो जानने लायक है, जो इसके कारण है, जो इसके रीजंस हैं कि क्यों छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है मात्र 0.7% है। तो इसके जो कारण है, इसके जो रीजन है वो आपके मेंस के पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, पेपर 2 जो ऐसे का सेक्शन है, और जो योजनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं पेपर 7 में, इन तीनों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या ऐसे कारण रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर इतनी कम दर्ज की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं 2018 में न्यू गवर्नमेंट के आने के बाद में किसानों की कर्ज माफी की गई थी। 2020 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया था। सन 2020 में ही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी और साथ ही गोधन न्याय योजना लाया गया था। आप सबको मालूम है कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना वर्तमान में कार्यरत है हमारे राज्य में। तो ये सब योजना जो है बेरोजगारी दर को कैसे प्रभावित करता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कर्ज माफी की गई किसानों की, उसकी वजह से जो उनके ऊपर एक्सेस बोझ था वो तात्कालिक रूप से हट गया। दूसरा अगर हम देखें तो जो किसान न्याय योजना की बात है, जब किसान न्याय योजना लाया गया, इसके माध्यम से हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट जो है आपको मुख्य खरीफ फसलों के बदले और अब उद्यानिकी फसलों के बदले भी इनपुट सब्सिडी देती है। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, किसानों तक एक्स्ट्रा इनकम पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो किसान कृषि का कार्य छोड़ करके मजदूरी के कार्यों पे सम्मिलित हो गए थे वो अब वापस कृषि की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। इससे संबंधित आंकड़े भी हम आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे। दूसरा अगर योजना देखें गोधन न्याय योजना, आप सबको मालूम है जो गौठान होता है, गौठान समिति होती है, उसके माध्यम से गवर्नमेंट जो है आम किसानों और गौ पालकों से गोबर की खरीदी करती है। इस गोबर की खरीदी से वो खाद निर्माण करते हैं। खाद निर्माण के अलावा आप सबको पता है गोबर से ही छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे बिजली भी बनाई जा रही है। इसके अलावा इसको छोटे औद्योगिक पार्कों में बदल दिया गया है। औद्योगिक पार्कों के माध्यम से यहाँ अगरबत्ती बनाना, लट्ठे बनाना, अचार पापड़ का निर्माण सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से किया जा रहा है। तो ऐसी महिलाएं या ऐसे लोग जो सिर्फ कृषि का कार्य करते थे 6 महीने, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ कृषि जो है वो मानसून आधारित है, तो कृषि कार्य करने के बाद जो खाली रहते थे जो लोग, वो अब इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे औद्योगिक पार्क से जुड़ रहे हैं। उनके रोजगार और आय में वृद्धि हो रही है। सिमिलर स्कीम है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ सरकार का जो थीम है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी एला बचाना है संगवारी। तो इसके माध्यम से स्मॉल जो वाटर स्ट्रीम्स हैं, गरवा आप सबको मालूम है गोधन न्याय योजना के तहत गरवा को कवर किया गया है। इसके अलावा भी जो रोका छेका अभियान होता है उसमें भी गरवा का महत्व बताया गया है। इसके अलावा जो घुरवा है, जो पारंपरिक रूप से छत्तीसगढ़ के गाँवों में प्रत्येक घर में घुरवा मिलता है, तो उसमें हम गोबर डाल के जो खाद बनाते हैं उसका विस्तार इसमें किया गया है। साथ ही जो बाड़ी है, बाड़ी के माध्यम से आप सबको पता है कि घरों के पीछे में जनरली एक सामान्यतः एक बाड़ी होती है, तो बाड़ी के माध्यम से साग भाजी लगाना, उसको बढ़ावा देना, ये इस स्कीम का इम्पोर्टेंस है। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना। आप सबको मालूम होगा कि इसके तहत प्रतिवर्ष ऐसे मजदूर जिनकी खुद की कृषि भूमि नहीं है वो दूसरों के खेत में जाकर के
मजदूरी का कार्य करते हैं उनको जो है प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा 7,000 रुपए देने का प्रावधान है। तो इन सब कारणों से क्या हो रहा है, लोगों को नया रोजगार से जोड़ा जा रहा है, वो कृषि की तरफ वापस लौट रहे हैं। अगला अगर हम स्कीम देखें तो यह है नई औद्योगिक नीति। आप सबको पता है कि सरकार ने नई औद्योगिक नीति लाई है जो 2019 से 2024 तक के लिए लागू है। इसके तहत क्या हो रहा है कि जो औद्योगिक घराने हैं उनको अलग अलग प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं, जैसे कि जमीन के मामले में छूट दी जा रही है, बिजली बिल में छूट दी जा रही है। इससे नए उद्योग जो हैं प्रदेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नए उद्योग लगने से प्रदेश को क्या फायदा होगा, प्रदेश में जो बेरोजगार हैं, जो काम करने के लिए इच्छुक हैं, उनको नया रोजगार इन उद्योगों में मिलेगा। अगला है ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, गोधन न्याय योजना के तहत जो गौठान का निर्माण हो रहा है, सरकार उसको नई ग्रामीण औद्योगिक पार्क में परिवर्तित कर रही है। अगर हम सी मार्ट को देखें, आप सबको मालूम है गवर्नमेंट ने सी मार्ट की स्थापना की है और पहला सी मार्ट कहाँ स्थापित किया गया है, वो है अंबिकापुर में। तो जो सी मार्ट है वो औद्योगिक पार्क और गोधन न्याय योजना से ही संबंधित है। ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन औद्योगिक पार्कों में और वन उत्पादों के माध्यम से बनाया जा रहा है, उनको बिक्री करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की गई है। तो पहले जो लोकल प्रोडक्ट सिर्फ लोकल मार्केट तक पहुंच पाते थे, अब उनको पूरे राज्य भर में बिक्री के लिए एक मार्केट प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो लघु वनोपजों से रिलेटेड है। हमको पता है कि 65 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण एमएसपी पे किया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ये जो 65 तरह के लघु वनोपज हैं, इतनी ज्यादा संख्या में लघु वनोपज संग्रहण करने का रिकॉर्ड सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि देश भर का जो कुल वनोत्पाद इकट्ठा किया जाता है सरकार के द्वारा, उसका 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में एकत्रित किया जाता है। अगला पॉइंट भी कृषि से संबंधित है, मछली पालन और लाख उत्पादन। मछली पालन और लाख उत्पादन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है, मगर इम्पोर्टेंट चेंज इसमें ये हुआ है कि इसको कृषि का दर्जा दे दिया गया है। कृषि का दर्जा दिए जाने से किसानों के लिए इसमें बैंकों से ऋण लेने का क्या रास्ता जो है वो खुल गया है। साथ ही मछली पालन को मनरेगा से भी जोड़ के देखा जाता है। मछली पालन के लिए अगर किसी को तालाब खुदवाना है तो वो मनरेगा मद के तहत वो तालाब जो है गवर्नमेंट आपको अनुदान राशि में खुदवा करके देती है। अगला अगर हम टॉपिक देखें वो है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। आप सबको पता है शहीद महेंद्र कर्मा कौन थे, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे जिन्हें बस्तर टाइगर के नाम से जाना जाता था, जिनकी हत्या 2013 में झीरम नक्सली हमले में कर दी गई थी। अब तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है, इसके तहत जो व्यक्ति तेंदुपत्ता संग्रहण करता है उसको एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता रहता है, 50,000। एक मानक बोरा के बदले उसको 4,000 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि ये अमाउंट काफी ज्यादा है, इस वजह से ऐसे ट्राइबल्स और ऐसे फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो इस कार्य को छोड़ चुके थे या जिनको इस कार्य में कम पैसे मिलते थे, उनको अब काफी ज्यादा राशि मिल रही है, तो वो भी इस कार्य की तरफ लौटे हैं। इसके अलावा मनरेगा के माध्यम से नए रोजगार सृजन, हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ मनरेगा में कई मामलों में प्रथम रहता है। इसमें खास करके प्रति मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ प्रथम रहता है। आपको यहाँ जानने लायक बात यह है कि किस जिले में मनरेगा के तहत रोजगार सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराया गया, तो इसमें अक्सर राजनांदगांव जिले का नाम आता है। तो आपको ये याद रखना है, समय समय पे ये रिपोर्ट आते रहती है कि किस जिले में सर्वाधिक रोजगार सृजन किया है मनरेगा मद से। तो वर्तमान में राजनांदगांव है और इसमें एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये आया है कि प्रतिदिन जो राशि मनरेगा के तहत मजदूरी राशि नई संशोधित की गई, वो कितनी है, वो है 204 रुपए। ठीक है, तो ये जो कारण है, ये जो रीजंस हैं, इनको आपको याद रखना है, इसका नोट्स आपको बना करके रखना है। ये आपको कई जगह पे पूछा जाएगा, पेपर 2, पेपर 5, पेपर 7। इसके अलावा डायरेक्ट इन योजनाओं का नाम लेकर के आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं।
अगला टॉपिक है भूलन मूवी से। आप सबको पता है भूलन द मेज काफी पॉपुलर मूवी है, जिसे 67th नेशनल फिल्म में बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसके डायरेक्टर का नाम आप सबको मालूम होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। उनका नाम है मनोज वर्मा। और ये जो मूवी है ये संजीव बख्शी जी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। ये तो काफी समय से हम जान रहे हैं इस मूवी के बारे में, मगर इम्पोर्टेंट अपडेट और लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो इसे प्रदेश में जो है गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया है। टैक्स फ्री करने से फायदा क्या होता है, जो गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है प्रति टिकट के बदले, वो अब गवर्नमेंट नहीं लेगी, जिससे टिकट के प्राइसेस कम होते हैं। टिकट के प्राइसेस कम होने से दर्शक जो है, दर्शकों के ऊपर भार कम होता है और वो सिनेमा हॉल की तरफ आकर्षित होते हैं। इसी बहाने आइए हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नई फिल्म नीति बनाई है 2021 में, उसमें क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्योंकि इस मूवी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला प्रावधान हम चर्चा कर लेते हैं। अगर कोई छत्तीसगढ़ की रीजनल फिल्म राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करती है तो राज्य सरकार उसे 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान देती है। हम सब ने यह खबर देखा होगा कि इस फिल्म को जब राष्ट्रीय अवार्ड मिला तो राज्य सरकार ने मनोज वर्मा जी को 1 करोड़ रुपए का अनुदान राशि दिया था। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फिल्म नीति के प्रावधान ऐसे हैं, अगर छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्म बनती है जिसका बजट 5 करोड़ रुपए तक का है तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार जो है 33% का अनुदान देती है। 33% लगभग 1.5 करोड़ रुपए होता है। अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी के अलावा हिंदी या किसी अन्य भाषा की कोई फिल्म की शूटिंग होती है जिसका बजट 5 करोड़ रुपए तक का है तो सरकार के द्वारा उसमें 25% का अनुदान दिया जाता है। धारावाहिक की अगर शूटिंग होती है तो 50 लाख रुपए। अगर कोई वेब प्लेटफॉर्म के लिए वेब सीरीज शूट हो रही है और उसका 75% हिस्सा राज्य में शूट हुआ है तो उस दौरान भी 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। अगर किसी फिल्म या धारावाहिक में छत्तीसगढ़ के कलाकार और तकनीशियनों को मौका मिलता है तो 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। आप सबको पता होगा कि फिल्म सिटी जो नई रायपुर में बन रही है, जिसका एरिया 150 से 200 एकड़ तक का है, ये रामोजी फिल्म स्टूडियो जो हैदराबाद में है उससे प्रभावित होकर के बनाई जा रही है। ठीक है, अगला प्रावधान जो है वो सिंगल स्क्रीन सिनेमा से संबंधित है। अगर आप सिंगल स्क्रीन सिनेमा राज्य में खोलते हैं तो सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है। वहीं अगर कोई बंद पड़े सिनेमा हॉल का अगर आप रिनोवेट कराते हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। साथ ही मल्टीप्लेक्स जहां एक साथ 3 से 4 स्क्रीन रहते हैं वो अगर आप नया यहाँ पे राज्य में स्थापित करते हैं तो 50 लाख रुपए का प्रावधान है राज्य सरकार की तरफ से। इसमें यह समझते हैं कि जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा या फिर बंद पड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमा को आप खोलते हैं तो उसमें अनुदान क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा है ज़्यादातर छोटे शहरों में और ग्रामीण बैकग्राउंड के जगहों पे स्थापित रहती है और ऐसे फिल्मों के दर्शक भी ऐसे ही बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि ये सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल बंद होने की कगार पे हैं, ऐसे फिल्मों को ज़्यादा सिनेमा मिल नहीं पाता, ज़्यादा स्क्रीन मिल नहीं पाता और ये फिल्में जल्दी उतर जाती हैं। इसलिए ऐसे सिनेमा हॉलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इनकी दर्शक की संख्या बढ़ सके और इस तरीके से इन ऐसी फिल्मों को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही आप लोगों से एक सवाल है, आप सब कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज का नाम बताएंगे आप सब। छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज कौन सी है? ठीक है, आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ जो कि राजनांदगांव जिले से आई है। राजनांदगांव जिले के पूर्णानंद साहू जी जो कि सीआरपीएफ में कोबरा बटालियन में आरक्षक के पद पर तैनात थे, बीजापुर में पामेड़ इलाके में 10 फरवरी 2020 को नक्सलियों से लोहा लेते हुए ये शहीद हो गए थे। तो इनको मरणोपरांत जो है शौर्य चक्र से केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये तस्वीर इनकी लगाई गई है, ये शहीद पूर्णानंद साहू जी हैं और ये उनके माता पिता हैं जिनको शौर्य चक्र प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। ये शौर्य चक्र जो है ये शांति काल के दौरान दिया जाता है। आप सब ये पता लगाएंगे कि शांति काल के दौरान और युद्ध काल के दौरान दिए जाने वाले पदक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप सब ने नाम सुना होगा, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। आप सबका काम यह है कि आप सबको ये बताना है कि इसमें से कौन सा पदक जो है शांति काल में और कौन सा पदक युद्ध काल में वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है। अक्सर ऐसा सवाल जो है वनडे एग्जाम में
पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से सर्वोच्च सेना पदक कौन सा है, या फिर इसमें से शांति काल या युद्ध काल में दिया जाने वाला पदक कौन सा है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, ये तो जो पदक है इसको डिफरेंशिएट करके आपको याद रखना है। दूसरा, पूर्णानंद साहू जी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित है। आप सबको मालूम होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो थीम था वो है ओनली वन अर्थ। अब ये थीम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि हाल ही में जो मेंस कंक्लूड हुआ है 2021 का, उसमें पेपर 4 के पार्ट 5 में ये सवाल पूछ लिया गया था कि सन 2021 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था 2 नंबर में। तो मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, साथ ही व्यापम आने वाले एसआई, एडीओ और अन्य ऑब्जेक्टिव पैटर्न के एग्जाम के लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बताइए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था। छत्तीसगढ़ से संबंधित इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट जो ऐसे प्रोविजंस हैं या जो अचीवमेंट है, इसी बहाने हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। आप सबको मालूम है कि राज्य के लगभग 44% क्षेत्र में वन है। हमारे यहाँ 44% जो क्षेत्र है वो वन आच्छादित है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ जो है देश के अग्रणी हरे राज्यों में है। आप सबको ये इंपॉर्टेंट एक डाटा जो याद रखना है, आपको ये बताना है कि वन आच्छादित क्षेत्रों के मामले में छत्तीसगढ़ का रैंक भारत में क्या है। अभी वर्तमान में ये 3rd है या 4th है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया हुआ है। इसके लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, ये है ISFR रिपोर्ट जो लेटेस्ट आती है हर 2 साल में, जो वर्तमान में 2021 में आई है। आप इसका अध्ययन ध्यान पूर्वक करें। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर है वो पिछले 3 वर्षों से लगातार देश का स्वच्छतम राज्य छत्तीसगढ़ है। आप सबको मालूम है यहाँ से कैसे सवाल बनाता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, भारत का सबसे स्वच्छ नगर निगम कौन सा है, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो राज्य तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, शहर कौन सा है ये आप जरूर ध्यान में रखें, नगर निगम कौन सा है ये भी ध्यान में आप जरूर रखें। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यावरण से संबंधित छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो है हरित परिषद, ग्रीन काउंसिल। छत्तीसगढ़ जो है देश का प्रथम राज्य है जिसने हरित परिषद का गठन किया है। हरित परिषद क्या होता है, एक 12 सदस्यीय परिषद होता है जिसका मुख्य कार्य है राज्य में मौजूद संसाधनों का उचित उपयोग करना और उससे नए रोजगार और आय को उत्पादन करना। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो होते हैं मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष जो है वन मंत्री, कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा हाल ही में गवर्नमेंट ने ये जो कृष्ण कुंज होता है, कृष्ण कुंज बनाने की घोषणा की है। कृष्ण कुंज कुछ और नहीं है, हर नगर निगम में जो सांस्कृतिक महत्व और धार्मिक महत्व के पौधे होते हैं, जैसे कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ आदि लगाने की घोषणा की है। एक जगह डिक्लेयर किया जाएगा जहां ये सब पौधे लगाए जाएंगे, उसे कृष्ण कुंज के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हमने शुरुआत में ही देखा कि वन आश्रितों के लिए कैसे आय और रोजगार का जरिया बनाया जा रहा है वन को, जिसमें 65 प्रकार के लघु वन उपज संग्रहण किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी ट्राइब्स और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो वन पट्टा दिया जा रहा है, इसके मामले में भी छत्तीसगढ़ जो है देश का प्रथम राज्य है और टॉप का राज्य है जिसने सर्वाधिक वन पट्टे वितरित किए हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बिलासपुर भोपाल विमान सेवा का शुभारंभ। बिलासपुर से दूसरी फ्लाइट है ये जो भोपाल को कनेक्ट करेगी। इससे पहले जो है 1 मार्च 2021 को बिलासपुर एयरपोर्ट, जिसका नाम क्या है बिलासा देवी केवटिन एयरपोर्ट। आप सबको मालूम है बिलासा देवी केवटिन के नाम पर ही बिलासपुर का नामकरण किया गया है। इनकी ऐतिहासिक स्टोरी भी है जो आप सबको छत्तीसगढ़ की संस्कृति में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इनके नाम पे जो एयरपोर्ट है वो 1 मार्च 2021 को चालू हुआ था। आप अगर खबर पढ़ते होंगे तो इसके लिए बिलासपुर के लोगों ने काफ़ी लंबा आंदोलन किया था। तो जो पहली फ्लाइट थी वो दिल्ली, जबलपुर और बिलासपुर को प्रयागराज, दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर और प्रयागराज को कनेक्ट कर रही थी, जबकि अभी की जो फ्लाइट है ये बिलासपुर से भोपाल को कनेक्ट कर रही थी। ये तो हम ये नया करंट अफेयर, ये फैक्ट ये हम जानते ही हैं, लेकिन हमको और भी चीज़ें जो जाननी है इसमें ये है कि इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है राज्य में। तो जगदलपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट।
जहां से आप सबको पता है कि जगदलपुर से हैदराबाद और बेंगलोर को कनेक्ट करती हुई फ्लाइट चलती है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो तैनाती है राज्य में, उनको अपने घर तक सुगमता से पहुंचाने के लिए जगदलपुर से रायपुर और रायपुर से दिल्ली तक की फ्लाइट कनेक्टेड रहती है, ठीक है। और आप सबको मालूम ही होगा कि रायपुर में जो है राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसका नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है। वो राज्य का एकमात्र व्यावसायिक अर्थात कमर्शियल एयरपोर्ट है, जहाँ पे कार्गो का आना जाना होता है, मतलब सामान वहाँ पे आप बाहर से मंगा सकते हैं और किसी और अन्य एयरपोर्ट पे यह सामान जो है नहीं आता है, ठीक है। इसके अलावा जो एक स्टैटिक का पोर्शन है जो ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ते हैं, ये पार्ट भी पूरा ट्रांसपोर्टेशन का ही है, जो छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी का पार्ट है। उसमें जितने भी राज्य में मौजूद हवाई पट्टियां हैं, लगभग 9 हवाई पट्टी हैं, उसका आपको अध्ययन करने की जरूरत है। हवाई पट्टी में कुछ तो राज्य सरकार की हैं, कुछ केंद्र सरकार की हैं और कुछ प्राइवेट हैं। जैसे जिंदल जो रायगढ़ में है वो प्राइवेट है, कुछ सेना के लिए रिजर्व्ड है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और कुछ राज्य सरकार की है। तो ये हवाई पट्टी जो है, इसको आप स्टैटिक पोर्शन में ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन एयरपोर्ट्स का नाम आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। ये है योग और नैतिक शिक्षा से संबंधित। तो जो प्राथमिक शालाएं होती हैं, शुरू प्राइमरी जो एजुकेशन होता है, इसमें स्कूली बच्चों को स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए इस साल अर्थात 2022-23 से योग और नैतिक शिक्षा मतलब मोरल साइंस, जिसको आप पीएससी में एथिक्स बोलते हैं, तो ये योग और नैतिक शिक्षा की पढ़ाई जो है कराई जाएगी, ठीक है। योग और नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है, इसको एससीईआरटी ने डिफाइन किया है। योग से आप अपने शारीरिक विकास पर ध्यान देते हैं और नैतिक शिक्षा से आप अपने माता पिता, बड़े शिक्षकों का सम्मान करना, आदर करना सीखते हैं। साथ ही राष्ट्रगान और राष्ट्र के जो इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं उनके प्रति प्रेम जागृत करते हैं। यातायात नियमों का पालन करना बचपन से सीखते हैं। समाज में जो सौहार्द बना करके सबके प्रति प्रेम और सम्मान से रहना सीखते हैं। इसके अलावा जो कोविड-19 है, इसके बारे में भी पहली बार एक अलग से पाठ पढ़ाया जा सकेगा और बच्चे जो है बचपन से ही कोविड अनुरूप व्यवहार करना सीखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हम योगा की बात कर रहे हैं, तो आप सबको पता ही है 21 जून को जो है विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत ने ही की थी। भारत ने ही इसका इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो 21 जून को जो विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा, वो वर्ल्ड का 8वां विश्व योगा दिवस होगा, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और है कि इस साल का जो थीम है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। तो आपको ये याद रखना है किस डेट में मनाया जाता है, ये कौन से नंबर का है और इसकी जो है वो थीम क्या है, ठीक है। इसके अलावा ये जो योग है और जो नैतिक शिक्षा है, इसको हमको याद रखना है कि ये किस चीज से रिलेट करता है। तो ये पेपर 5 से रिलेट करेगा और साथ ही अब जब आप कोई ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स को पूछता है शिक्षा से संबंधित, तो उसमें आप योग और नैतिक शिक्षा को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर जो है वो खेल के दुनिया से आई है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए हैं हरियाणा के पंचकुला में 4 से 13 जून तक, ठीक है। उसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। ये जो 2 तस्वीरें लगी हैं, इसको आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। इनका नाम है ज्ञानेश्वरी यादव और ये हैं सरिता पोयाम जी, ठीक है। ये आप तस्वीर में देख ही सकते हैं, ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। इनका कैटेगरी जो है वह 49 किलोग्राम कैटेगरी से ये खेलती हैं, ठीक है। और 49 किलोग्राम कैटेगरी से खेलती हैं और इन्होंने स्नैच जो होता है उसमें 76 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 88 किलोग्राम का वजन उठाया है, जिसके साथ ही टोटल जो वजन था वो 164 किलोग्राम था। और ये जो है ये एक नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है। आप सबको याद रखना है क्या है, एक नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है। और जो दूसरी खिलाड़ी हैं ये संगीता पोयाम जी हैं, जो मलखम की खिलाड़ी हैं। इन्होंने भी गोल्ड हासिल किया है और ज्ञानेश्वरी यादव जी ने भी गोल्ड हासिल किया है। ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जूनियर कैटेगरी में तो इन्होंने गोल्ड हासिल किया है, ठीक है, जबकि सीनियर कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, ठीक है। तो ये 2 फैक्ट हैं जिसको याद रखना है। और मलखम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक मेडल जो है वो मलखम के खिलाड़ियों ने ही लाया है, ठीक है।
ये खिलाड़ी नारायणपुर जिले से बिलोंग करती हैं और ये राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो कहाँ आयोजित हुए हैं, तो हरियाणा के पंचकुला में। कब से कब तक आयोजित हुए हैं, तो 4 से 13 जून। और इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं, तो वो है 11 पदक, ठीक है, जिसमें से 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इनके खेल प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रतिनियुक्ति देने का फैसला किया है, ठीक है। मलखम से क्या इंपॉर्टेंट है कि जो साई होता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया सेंटर खोलने का फैसला किया है, जिसमें से नारायणपुर का रिपोर्ट देखते हुए नारायणपुर में मलखम एकेडमी, इसके अलावा गरियाबंद में वॉलीबॉल की एकेडमी, सरगुजा में जो है फुटबॉल एकेडमी, राजनांदगांव और जसपुर में हॉकी एकेडमी। आप सबको पता ही होगा राजनांदगांव को हॉकी का नर्सरी कहा जाता है। इसके अलावा जसपुर से भी ऐसे प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा बीजापुर और बिलासपुर में तीरंदाजी, जिसको आर्चरी कहा जाता है, तो आर्चरी की एकेडमी। तो ठीक है, ये 7 सेंटर से याद रखने हैं, ये दोनों खिलाड़ी का नाम याद रखना है, दोनों खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये याद रखना है, साथ ही आयोजन का स्थल, आयोजन का डेट और ये खेल का नाम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये इतनी फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुलगांव में गांधी ग्राम का किया अवलोकन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि राज्य में बहुत ज़्यादा ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना की जा रही है। उन्हीं में से एक औद्योगिक पार्क जो है वो है कुलगांव, जो एक जगह का नाम है कांकेर में, वहाँ पे गांधी ग्राम की स्थापना की गई है। ये जो गांधी ग्राम है कांकेर जिले का प्रथम औद्योगिक पार्क है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ क्या इंपॉर्टेंट काम किए जा रहे हैं कि ये करंट अफेयर का हिस्सा बना, तो यहाँ पे मल्टीपल काम किए जा रहे हैं। किसके माध्यम से? सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जिसे हम हिंदी में स्व सहायता समूह कहते हैं। स्व सहायता समूह, आप सब अगर ADO की तैयारी कर रहे होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्व सहायता समूह क्या होता है, इसमें सदस्य कितने होते हैं, चक्री ब्याज क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कि औद्योगिक पार्क जो होता है उसमें किस किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं और स्पेशली यहाँ कैसे कार्य किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये कांकेर जिले का प्रथम औद्योगिक पार्क है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा यहाँ पे क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो रागी प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है, बकरी पालन की इकाई खोली गई है, ठीक है। कोसा धागाकरण प्रशिक्षण यूनिट है, मतलब कोसा से कैसे धागा निकालें इसके लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। महिलाओं को मशीन के जरिए सिल्क निकालने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा लेयर फार्मिंग होता है, लेयर फार्मिंग के माध्यम से अंडों का उत्पादन और इसके साथ ही मछली का आहार, मतलब मछली को जो हम चारा देते हैं उसका निर्माण हो रहा है। ये तो सिर्फ एग्जांपल है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मशरूम उत्पादन भी हो रहा है। तो ये आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे मशरूम उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे तमाम प्रकार के कार्य जो है ये महिलाएं जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से कर रही हैं, जिससे उनको नया रोजगार तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ ही उनको उनकी आय में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति एक कार्य है। और साथ ही गांधी जी का जो सपना था स्वरोजगार का और ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने का, वो सपना भी जो है ऐसे औद्योगिक पार्कों के माध्यम से साकार कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं कि ये जो है नया रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के प्रति इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको कभी पूछता है कि औद्योगिक पार्क में होने वाले कार्यों को बताइए, तो ये सबको आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कभी अगर पूछता है कि गांधी जी के सपनों का भारत या गांधी जी के सपनों को हम कैसे छत्तीसगढ़ सरकार साकार कर रही है, तो ऐसे टॉपिक में आप ऐसे सारे एग्जाम्पल्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड, डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड, डिजिटल रूप से कोई सर्विस देने में इनोवेशन का कार्य किया है इन्होंने, जिसके लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत समिट, आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग को डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। आप सबको पता है
सरकार का एक वाक्य है तुहर सरकार तुहर द्वार, वाक्य क्या है, योजना ही है तुहर सरकार तुहर द्वार। इसके माध्यम से क्या होता है कि आपको बहुत सारे सर्विसेज की होम डिलीवरी की जाती है। उसी में से सबसे पहला जो कार्य परिवहन विभाग ने किया वो है 10 लाख से ज्यादा आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस को आपके घर तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिसके लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप दलालों के ट्रैप से भी इससे बचते हैं। तो इसमें इनोवेशन दिखाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत समिट में जो है डिजिटल सर्विसेज इनोवेशन अवार्ड दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप सबको पता है कि होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए राज्य सरकार ने 1 मई मजदूर दिवस के दिन मितान योजना का शुभारंभ किया है। मितान योजना क्या है, तो एक ऑनलाइन सर्विस है जिसमें आप एक मितान से अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, वो आपके घर आता है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं उसके लिए आप बेसिक नेसेसरी डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करते हैं और फिर वो सारा डॉक्यूमेंट लेके चला जाता है। और कुछ दिन बाद जब वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो पूरा डॉक्यूमेंट बना करके आपके घर पे ही डिलीवर कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट बनते हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मितान योजना के नाम से जाना जाता है। उसका शुभारंभ का डेट याद रखेंगे। इसके अलावा जो गुड गवर्नेंस का टॉपिक होता है, कभी गुड गवर्नेंस से सवाल बनता है तो वहां पे आप ऐसे एग्जांपल्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी बहाने आप एक सवाल का और जवाब दें कि छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री कौन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अगला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कृषि से ही संबंधित है। शक्कर कारखाना पंडरिया जो है रिकवरी दर में पूरे देश में अव्वल नंबर पे रहा है। शक्कर कारखाना पंडरिया, जिसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना के नाम से जानते हैं, उसने सर्वाधिक रिकवरी दर लगभग 13.12% रिकवरी दर प्राप्त की है और वो देश में बिल्कुल नंबर 1 पे रहा है। वहीं कवर्धा का ही जो दूसरा सहकारी शक्कर कारखाना है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, जो रामहेपुर में स्थित है, इसने 11.8% रिकवरी दर हासिल किया है और ये दूसरे नंबर पे रहा है, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि ये पहला ये दूसरा है, लेकिन हमको जानना जरूरी यहाँ पे ये है कि रिकवरी दर होता क्या है, क्योंकि इसमें प्रथम स्थान हासिल किया, इसलिए हम रिकवरी दर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वर्ष 2021-22 के लिए गन्ने के लिए एफआरपी की दर जो तय की गई थी वो 290 रुपए तय की गई थी। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब जानते होंगे कि गन्ने का जो मूल्यांकन होता है एमएसपी पे ना होकर के एफआरपी पे होता है। एफआरपी का फुल फॉर्म है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जैसे धान या अन्य खरीफ या रबी फसल के लिए हम एमएसपी उपयोग करते हैं, गन्ने के लिए जो है एफआरपी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रति क्विंटल सरकार ने 2021-22 के लिए 290 रुपए की दर तय की थी, जो 10% बेसिक रिकवरी दर के साथ था, ठीक है। 10% रिकवरी दर मतलब रिकवरी दर अगर आप समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, 1 टन गन्ने की पेराई में जितने किलो भी शक्कर का उत्पादन होता है वही उसका रिकवरी दर होता है, ठीक है। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि एक टन जब आप गन्ने का पेराई करेंगे तो लगभग 10 किलो उसमें से हम शक्कर निकाल पाएंगे, तो वो उसकी बेसिक रिकवरी दर है। मतलब आइडियली 10 किलो तो निकलना ही चाहिए, ठीक है। अगर किसी किसान का के 1 टन गन्ने में 10 किलो से ज्यादा अर्थात 10% से ज्यादा शक्कर निकलता है तो उसको अतिरिक्त भुगतान किया जाता है, और अगर ये रिकवरी दर 10% से कम होती है तो उसको उतना कम भुगतान किया जाता है। ऐसा समझें, अगर 10% से 0.1% भी ऊपर जाता है तो प्रति टन जो प्रति क्विंटल, सॉरी ये सारा जो दर है वो क्विंटल में है, ठीक है। तो प्रति क्विंटल जो है अगर 10% से ऊपर 0.1% गया तो उसे प्रति क्विंटल ₹2.90 एक्स्ट्रा भुगतान किया जाता है। अगर रिकवरी रेट 10% से 0.1% कम आया तो प्रति क्विंटल जो है उसे ₹2.90 कम भुगतान किया जाता है, ठीक है। मगर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर रिकवरी दर 9.5% या उससे कम भी हो जाए तब भी किसान को ₹275.50 से कम का भुगतान नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डाटा थे कि रिकवरी दर पे के मामले में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना है वो प्रथम है, ये याद रखना है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना द्वितीय है, आपको ये याद रखना है। गन्ने का जो रेट है वो एफआरपी के आधार पर तय होता है, ये याद रखना है। इसके अलावा जो प्रति क्विंटल 290 रुपए और 10% बेसिक रिकवरी दर थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है। क्योंकि हम शक्कर कारखाना पढ़ रहे हैं तो आप सबको ये पढ़ाई करनी है कि छत्तीसगढ़ में कहां-कहां और कितने शक्कर के कारखाने हैं।
ठीक है, चलिए ये टॉपिक अब समाप्त होता है। अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, धान का इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो धान के लिए जो है सामान्य धान के लिए 2040 रुपये का एमएसपी डिक्लेयर किया गया है। वहीं धान ग्रेड ए के लिए 2060 रुपये एमएसपी डिक्लेयर किया गया है। आप सबको पता है धान ग्रेड ए का जो एमएसपी है वो सामान्य धान से हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी की गई है, तो दोनों में ही 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी देती है राज्य के किसानों को। तो आइए समझते हैं कि योजना है क्या और इनपुट सब्सिडी क्या होता है। ठीक है, तो फसल उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों की आय में वृद्धि करने के साथ ही किसानों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को इनपुट सब्सिडी देने की एक योजना है। ठीक है, ये कैसे होगा, ये जो अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, जो इनपुट सब्सिडी के थ्रू जो एक्स्ट्रा पैसा उनको दिया जाता है उससे वो कृषि में एक्स्ट्रा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं, साथ ही उसकी मैकेनाइजेशन जो मशीनीकरण है, जो ट्रैक्टर लाना, वहाँ हार्वेस्टर लाना, ये सब खरीदने के लिए उन तक पैसा आता है। कैसे, इनपुट सब्सिडी के माध्यम से। तो इनपुट सब्सिडी क्या होती है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसपी डिक्लेयर किया जाता है राज्य सरकार उसके ऊपर इनपुट सब्सिडी देती है। इसलिए राज्य सरकार में प्रति क्विंटल कॉस्ट जो है 2640 रुपये एक क्विंटल धान के बदले में दिया जाता है। आप सबको मालूम होगा कि इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ सरकार प्रति क्विंटल के बदले 2500 रुपये दे रही थी, जो कि कई बार एग्जामों में वन लाइनर एग्जामों में, वनडे एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। इसलिए एमएसपी का कॉस्ट आपको याद रखना है कि जो केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया है वो 2040 रुपये और धान ग्रेड ए के लिए 2060 रुपये, जबकि राज्य सरकार ने तत्कालिक घोषणा की है कि वो 2640 रुपये प्रति क्विंटल धान के बदले आपको देगी। ठीक है, ये जो योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया था, ये 21 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या होता है कि सभी प्रमुख खरीफ फसल, लगभग 14 फसल है धान सहित, इसके साथ ही इसमें उद्यानिकी को भी अब जोड़ दिया गया है। तो प्रति वर्ष जो है इसमें प्रति एकड़ 9000 रुपये की इनपुट सब्सिडी राशि दी जाती है। ठीक है, और यदि कोई किसान जो है अपने खेत में धान के बदले, जिसने अपने खेत में पिछले वर्ष धान का खेती किया था, इस वर्ष वो धान के बदले कोदो कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन या फिर केला, पपीता या फिर कोई वृक्षारोपण करता है, तो फिर उसको 9000 की जगह पे प्रति एकड़ 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, वृक्षारोपण से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर कोई किसान धान के बदले वृक्षारोपण करता है तो उसको जो है 3 वर्षों तक 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, इनपुट सब्सिडी राशि का भुगतान सीधा किसानों के बैंक खाते में किया जाता है, जिसे हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं, डीबीटी बोलते हैं, जो आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा जाता है डीबीटी क्या होता है। ठीक है, और इसकी जो इनपुट राशि है वो एक बार में नहीं दे करके 4 बार में दी जाती है, जो 4 किस्तों में रहता है। आइए देखते हैं कब कब दिया जाता है। पहला किस्त जो है 21 मई को राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनके पुण्यतिथि के अवसर पर दिया जाता है। दूसरी किस्त जो है 20 अगस्त अर्थात राजीव गांधी जी की जयंती पर दिया जाता है। तीसरी किस्त जो है नवंबर के महीने में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दिया जाता है और चौथी किस्त जो है वो मार्च के महीने पे दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेट का इंपॉर्टेंस है, इसके कुछ कारण हैं। आप देख सकते हैं 21 मई को जब पहली किस्त दी जाती है तो आप सबको पता होगा अक्षय तृतीया मई एंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मई के महीने में। इसके बाद ही राज्य में बीज बोनी की शुरुआत होती है, अनाज लगाया जाता है। तो इस समय किसानों के पास जब पैसा पहुंचता है तो कृषि करने में उनको सुगमता मिलती है। इसके अलावा अगस्त के महीने में जब बरसात का मौसम पीक में होता है तब तमाम प्रकार के बुआई और कृषि कार्यों में के लिए पैसे की जरूरत होती है, तब दूसरी किस्त दी जाती है। इसके अलावा जब फसल कटाई का टाइम होता है नवंबर का महीना, तब तीसरी किस्त दी जाती है। और जब फसल कटाई पूरा हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो मार्च के महीने में चौथी किस्त दी जाती है। मार्च के महीने में जो किस्त दी जाती है इसका कोई एग्जैक्ट डेट निर्धारित नहीं है। इस वर्ष ये 31 मार्च को दिया गया था, जबकि पिछले वर्ष अगर हम देखें तो ये 21 मार्च को दिया गया था।
तो आपको जो मंथ याद रखना है और ये शुरू के 2 डेट याद रखने हैं। आपको पता ही होगा कि एमएसपी से सवाल सीधे सीधे बनाता है। इसके अलावा ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, इसलिए इसके सभी इम्पॉर्टेंट प्रावधान को आपको याद रखना है। अब ये जो जितने भी योजनाएं हैं सरकार की, ये हमको ऑथेंटिक डाटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पढ़ेंगे? तो सबल एक मैगजीन आती है राज्य सरकार की, जो अब तो पहले तो सिर्फ हिंदी में आती थी, अब अंग्रेजी में भी आने लगी है। तो उसको जो है इस वीडियो के लिंक में उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, तो उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है कंपटीशन विंग के नाम से, वहाँ भी ये दोनों मैगजीन डाल दी जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा करंट अफेयर है, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है धान खरीदी से संबंधित। आप सबको पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे धान को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वर्ष 2021-22 के लिए धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो 105 लाख मीट्रिक टन रखा गया था और उसकी तिथि निर्धारित की गई थी 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक। मगर जनवरी के लास्ट में मौसम खराब होने की वजह से डेट को कुछ दिन एक्सटेंड किया गया और धान खरीदी की तिथि हो गई 1 दिसंबर से 7 फरवरी तक। ठीक है, कुल 22,87,000 किसानों ने धान बेचा है और कितना धान अर्जित किया गया है तो वो 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। टारगेट था 105 लाख का, खरीदा गया 98 लाख। ठीक है, किसानों की संख्या को ध्यान देने की जरूरत है। 22,87,000 जो 2016-17 में किसानों की रजिस्टर्ड संख्या 16-16.5 लाख थी, वो अब 2021-22 में 22 लाख तक पहुंच गई है। तो इतनी जो बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में वो जो योजना है आपकी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि ऋण जो माफ हुआ है, उसका वो एक बहुत बड़ा कारण है कि किसानों की संख्या में, रजिस्टर्ड किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार का अगर आपने प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा होगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बना था कि इस वर्ष सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले से हुई है, इसके अलावा न्यूनतम धान खरीदी किस जिले से हुई है, इस दोनों को कूट मिलाने के लिए क्वेश्चन बना के दिया था। तो जो 2021-22 में जो है सर्वाधिक धान खरीदी राजनांदगांव, न्यूनतम धान खरीदी दंतेवाड़ा जिले में हुई है। इस डाटा को भी आपको याद रखना है। कुल लक्ष्य और कुछ कितना अर्जित किया गया वो याद रखना है। साथ ही जो तिथि थी धान खरीदी की कब से कब तक चली वो आपको याद रखना है। एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जैसा कि मैंने बताया था 14 खरीफ के फसल तो शामिल है ही, अब उद्यानिकी को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उद्यानिकी मतलब आप सब जानते होंगे, जैसे लीची और आपका चाय हो गया और आपका अनाशपत्ती हो गया, ऐसे तमाम प्रकार के जो फसल होते हैं वो उद्यानिकी में आते हैं। ठीक है, सब्जी और फल वगैरह भी जो है वो उद्यानिकी में आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक नया अपडेट इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ के जो चावल हैं उनकी जो विदेशों में जो मांग है वो दुगनी हो गई है। कैसे दुगनी हो गई है? जो धान उत्पादन होता है, चावल उत्पादन होता है प्रदेश में, ठीक है, उसकी जो मांग है वो चीन और अफ्रीका जैसे देशों में काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। तो जो कनकी चावल जो अब राज्य में खाना कम हो गया है, मोटा चावल जिसे हम पहले उपयोग करते थे अब बहुत कम उपयोग कर रहे हैं, ऐसे धानों की जो मांग है वो अफ्रीका और चीन जैसे देशों में बढ़ी है। ठीक है, सीताफल का हम निर्यात जो है उज्बेकिस्तान तक कर रहे हैं, केला और पपीता इंडोनेशिया और मलेशिया को भेज रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सब्जियां हैं वो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों को निर्यात कर रहे हैं। तो निर्यात करने के पीछे कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में इसकी निर्यात बढ़ी है। तो वो हम अगर देखें तो जो छत्तीसगढ़ का जो प्रोडक्ट है, जो आपका जो धान का उत्पादन है या फिर अन्य जो सब्जियां या फिर उद्यानिकी फसल हो रही हैं, उनकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, क्वालिटी जो होता है वो टॉप क्लास होता है और वो जो कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस वजह से राज्य में से जो है एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, साथ ही इससे संबंधित जो और इम्पोर्टेंट डाटा है वो भी आपके साथ में पीडीएफ में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप सबको पता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में लगभग 23,450 प्रजातियां हैं धान की, ये एक याद रखना है, जिसमें लगभग 1,000 सुगंधित धान की किस्में हैं। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस वर्ष जो है धान से संबंधित एक कैटेगरी है जिसको जीआई टैग दिया गया है, जो कि इस वर्ष के पीएससी प्री का क्वेश्चन था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा है। जीरा फूल है,
जो धमतरी में जो होता है वो धान है या जीरा फूल है, ये आपको एक क्लियर करना है, ठीक है। तो ये भी आपके साथ में पीडीएफ में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, श्रीमती अनिला भेड़िया जी ने परवरिश के चैंपियन और नवांकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये बच्चों से संबंधित कार्यक्रम है जिसको यूनिसेफ के साथ मिल करके डिजाइन किया गया है। जो बच्चे जो छोटे होते हैं उनके प्रारंभिक वर्षों में विशेष रूप से भाषा ज्ञान को डेवलप करने के लिए और संज्ञानात्मक विकास जो होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके मानसिक डेवलपमेंट के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से सवाल कैसा बनेगा कि परवरिश के चैंपियन जो योजना है ये किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, किसानों से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये बच्चों से संबंधित है। साथ ही नवांकुर कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो बच्चों से संबंधित है, ठीक है। तो भाषा ज्ञान, साथ ही संज्ञानात्मक विकास विशेष रूप से इसके लक्षित जो टारगेट है वो है। इसके अलावा बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा भी इस प्रोग्राम के तहत कवर किया जाएगा। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी इस प्रोग्राम का शुभारंभ कर रही हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है रामगढ़ महोत्सव, जो 14 और 15 जून को मनाया गया। रामगढ़ कहाँ स्थित है? ये सरगुजा में है। रामगढ़ महोत्सव क्या है ये समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रतिवर्ष जो है आषाढ़ माह के प्रथम और द्वितीय दिवस में रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये सवाल पूछ चुका है व्यापम में कि रामगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है। तो आपको याद रखना है आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पे। सवाल जब पूछा था तो ये पूछा था कि आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर आयोजित महोत्सव कौन सा होता है? तो हमको याद रखना है रामगढ़ महोत्सव। इस वर्ष इसको आयोजन करने का तिथि जो था वो 14 और 15 जून था। इससे संबंधित मान्यता क्या है अगर हम ये देखें तो मान्यता है कि भरत मुनि ने सीता बेंगरा गुफा, आप सबको पता है कि रामगढ़ में जो है सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा और लक्ष्मण बेंगरा की गुफाएं हैं। सीता बेंगरा नाट्यशाला से, भरत मुनि जो है सीता बेंगरा नाट्यशाला से इन्होंने प्रभावित होकर नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो यहाँ की संस्कृति से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि भरत मुनि ने सीता बेंगरा की नाट्यशाला से प्रभावित होकर नाट्य शास्त्र की रचना की। और ये जो सीता बेंगरा है ये क्या है? ये कुछ नहीं है, एक थिएटर है। थिएटर आप सब जानते हैं, जहाँ पे प्लेज होते हैं, नाटक किया जाता है, उसको थिएटर बोलते हैं। तो ये कोई आज का थिएटर नहीं है, इसे एशिया का सबसे प्राचीन थिएटर होने का सौभाग्य प्राप्त है, ठीक है। इसे कैसा बनाया गया है? तो पत्थरों को तराश कर इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। यहाँ क्या क्या एमिनिटी सुविधाएं मौजूद हैं ये समझते हैं हम। यहाँ एक मंच है कलाकारों के परफॉर्म करने के लिए, उसके सामने दर्शक दीर्घा है दर्शकों के बैठने के लिए, मंच के दोनों ओर कलाकारों के लिए मेकअप का रूम है, नेचुरल लाइटिंग और साउंड की व्यवस्था है, ठीक है। इसके अलावा नाट्यशाला में काफी लंबे लंबे छिद्र हैं, ठीक। हम सब जानते हैं कि जो सीता बेंगरा की गुफा है वो एक थिएटर है, और थिएटर में क्या क्या सुविधाएं हैं अगर अब हम देखें तो बिल्कुल मॉडर्न थिएटर में जैसी सुविधाएं रहती हैं वैसा ही बिल्कुल इस पत्थर को तराश कर बनाए गए थिएटर में भी हैं। जैसे कि एक मंच है, यहाँ पे दर्शक दीर्घा है, कलाकारों को तैयार होने के लिए मेकअप का रूम है, नेचुरल लाइटिंग और साउंड की व्यवस्था है, ठीक है। इसके अलावा जो नाट्यशाला में लंबे लंबे छिद्र बने हुए हैं, छेद बने हुए हैं, शोधकर्ता जो होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि इसका उपयोग जो है निर्देशक, जो हमारे डायरेक्टर होते हैं, वो आर्टिस्ट लोगों को निर्देश देने के लिए किया करते थे, ठीक है। तो रामगढ़ महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले सभी महोत्सव, उनका तिथि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो रामगढ़ महोत्सव कब मनाया जाता है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। साथ ही सरगुजा से संबंधित अगर कोई भी सांस्कृतिक महत्व का क्वेश्चन आता है, सरगुजा की संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आता है, या फिर ये सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, रामगढ़ कहाँ है, ये सवाल आता है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सभी सरगुजा में मौजूद है, ठीक है। और आज का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले को मिला कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय अवार्ड, ठीक है। कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, ठीक है। तो कौशल विकास कैसे कर रही है दंतेवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबने मेंस का पेपर इस बार देखा होगा, तो ऐसे के पेपर में दंतेवाड़ा से उसके विकास से संबंधित डायरेक्ट ऐसे पूछा था 50 मार्क्स का। तो एक एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी एस्पायरिंग 10 छत्तीसगढ़ में 10 एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जो भी अपडेट्स ऐसे आते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि दंतेवाड़ा जिले ने ऐसा क्या अचीवमेंट किया है जिसकी वजह से उसे कौशल विकास के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है, ठीक। तो डेनेक्स का नाम आपने सुना ही होगा,
जिसे हम दंतेवाड़ा नेक्स्ट के नाम से जानते हैं। ये गारमेंट फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के स्थापना के बाद यहाँ के कामगारों ने लगभग 41 करोड़ रुपए का गारमेंट अब तक बेचा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे लोकल जो लोग हैं उनको नया काम मिला है, साथ ही उनको ट्रेनिंग मिल रही है कि कैसे कपड़े फैक्ट्री में काम करना है, कपड़े की सिलाई करनी है इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा हम सब ने शुरुआत में सी मार्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सी मार्ट की स्थापना तो राज्य सरकार ने अब की है, मगर दंतेवाड़ा जिला में जो है मां दंतेश्वरी मार्ट की स्थापना वहाँ की जो जिला प्रशासन है उसने पहले ही करके रखा है। तो 4 विकासखंड में कुल 14 दंतेश्वरी मार्ट वहाँ की गवर्नमेंट ने खोला है, वहाँ की जिला प्रशासन ने खोला है, जिसके माध्यम से लोकल प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट अवेलेबल हो पाया है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय अवार्ड किस जिले को दिया गया है, तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, तो करंट अफेयर आज का हमारा ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। कंपटीशन विंग की तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, आप सब जानते होंगे कि हाल ही में पीएससी का पैटर्न किस तरीके से बदल रहा है, वहाँ करंट अफेयर्स स्टैटिक का पोर्शन हमको किस तरीके से कवर करना है। तो उसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है या उन्हें कई इंटरव्यू और मेंस का अनुभव है, ऐसे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स और ऐसे टीचर्स जो हैं उन्होंने मिल करके एक 40 टेस्ट का कंप्रीहेंसिव सीरीज डिजाइन किया है, जो कि 25 जून से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसे 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज जो है उसमें कुल 18 टेस्ट होंगे और वो 25 जून से 20 अक्टूबर तक के चलेगा। ठीक, इसमें जो है टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसमें आपको जो सीजीपीएससी का टोटल जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएससी 18 टेस्ट में कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। ठीक है, फेज 2 जो है 29 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। ये जो है सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री का एक पेपर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी का एक पेपर हो गया, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री या छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर का एक पेपर हो गया। ऐसे करके ये सब्जेक्ट वाइज टोटल 13 टेस्ट रहेंगे फेज 2 में। फेज 3 जो है बिल्कुल लास्ट में आपके 1.5 महीना जब बचता है आपके एग्जाम को, तो 7 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक चलेगा, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा। टोटल 9 टेस्ट होंगे इसमें, जिसमें एक पेपर जीएस का होता है, एक पेपर सीसेट का होता है, आप सबको पता ही होगा। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो है फेज ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आपका सिलेबस पहले तो एक बार कवर हो जाए, दूसरी बार सब्जेक्ट वाइज रिवाइज हो जाए और तीसरी बार आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ये टेस्ट प्लान जो है हमारा पूरा जो सिलेबस है वो 40 टेस्ट का सिलेबस है, वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो एग्जाम है जो पैटर्न रहेगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, साथ ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल रहेगा। इसके कुछ विशेष फीचर्स ये हैं कि इसका जो आंसर की और रिजल्ट है वो सेम डे पे डिक्लेयर किया जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम कंक्लूड होगा। इसके अलावा आंसर जो रहेगा, मॉडल आंसर जो रहेगा, वो प्रत्येक क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट सीरीज प्लान लेने के लिए, साथ ही ये मॉडल आंसर और एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने के लिए आप कंपटीशन विंग के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पहला फेज है इसमें अगर आप अभी रजिस्टर करते हैं तो शुरू में 100 रजिस्ट्रेशन के लिए फर्स्ट फेज का जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप तैयारी को अपनी और मजबूत करेंगे हमारे साथ जुड़ करके। ये फेज फी फर्स्ट में जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका आप लाभ उठाएं, हमारे साथ जुड़ें, अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और अगर आपको ये करंट अफेयर का वीडियो पसंद आया हो या आपके काम का हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।